Hello and welcome back, future doctors and engineers. So here we go today for the discussion of the last lecture of modern physics. Okay, so यार बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एक तरीके से कि आप मॉडर्न फिजिक्स के एकदम लास्ट लेक्चर के पास जा चुके हो और अब आपकी बारी है कि कितना स्कोर आपने इससे करना है, क्योंकि आज हम रेडियो एक्टिविटी की बात करने वाले हैं और आप सबको पता है हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अकॉर्डिंगली जो भी हमने देखा था कि भाई इससे टोटल मॉडर्न फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के टॉपिक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। एंड अब आपकी बारी है कि आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम लास्ट में आ चुके हैं और बहुत बड़ी बात होती है यार जब एक उस यूनिट की आप बात करते हैं जो काफी लेंथी भी होती है एक तरीके से, और उससे बहुत ज्यादा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि अब इसको कंप्लीटली आप हर कैटेगरी का हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमने मस्त तरीके से सीख लिया है। तो दोस्तों आज बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की, और जो भी इसमें कंसेप्ट है उस पर डिपेंडेंट जिस भी टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है या आया है या आने वाला होगा, वो सारी टेक्निक यहाँ पे हम सीखने वाले हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होगा, मतलब थोड़े से बेसिक फंडे अगर आपके क्लियर होंगे और आपको कैलकुलेशन करनी बहुत अच्छे से आती होगी तो आप डील कर लेंगे, कोई फंसने वाली बात ही नहीं आएगी। मैं फंसने भी नहीं दूंगा आपको, ठीक है, तो मजा आने वाला है। सो कम ऑन। सो रेडियो एक्टिविटी देखो, वैसे भी आप सबको पता है हमने इसको काफी अच्छे तरीके से, अगर नेचुरली आप इसके बारे में सोचेंगे, अभी छोड़ दो उसको कि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो कि यार एक नेचुरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है किसी भी न्यूक्लियाई का, है ना। उसने कुछ आपने सुना होगा कि उससे कुछ रेज उससे निकलती है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिके होता है, एक तरीके से एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिके होता है। डिसइंटीग्रेशन होता है डिके होना, कम होना, एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होना। ठीक है, मतलब जो एक्चुअली जो आपके पास अनस्टेबल टाइप के न्यूक्लियाई हैं, जो कि हमने बाइंडिंग एनर्जी में बात करी थी, जो बहुत लाइट थे या बहुत हैवी थे, हैं, समझ रहे हो आप, जो बहुत लाइट थे वह बहुत हैवी थे। सो जो अनस्टेबल टाइप के न्यूक्लियाई हैं, एटम्स हैं, वो उनमें अपने आप स्पॉन्टेनियसली नेचुरली डिसइंटीग्रेशन होता है उनका, मतलब वो डिके करते हैं, तो वो एक नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल स्टेबल होने के लिए। तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स रिलीज होते हैं, जिनको नाम दिया गया है रेज। और वो तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी की रेज आपने पढ़ी है, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, इन पे डिपेंडेंट छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कूल। तो अभी देखो ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नया है, ऑब्वियसली। सो आपने पढ़ा भी है इनके बारे में, सुना भी है इनके बारे में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ऐसा फील भी नहीं होगा कि यार हम इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने इसको अच्छे तरीके से डील कर रखा होता है, पढ़ रखा होता है। बट यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम सीखने वाले हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मुद्दे की बात होने वाली। तो बातों बातों में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन एक तरीके से बता दिया कि इसमें क्या होने वाला है और हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशन, बोल दी मैंने, लिखा भी है, डोंट वरी। जो मेन मुद्दे की बात है उनको जल्दी से मैं मैथमेटिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके कंसेप्ट सीखेंगे, देन उनको अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बाकी दोस्तों आपकी बारी होती है कि लाइक जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले आप उनको सॉल्व किया करो, पता चल जाता है यार एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और क्या डिफरेंट कंसेप्ट वहां पे इन्वॉल्व हो रखे हैं। उसके बाद जो और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, उनकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर लो, फिर समझ लो अपने एग्जाम के पैटर्न को, मेंस वाले मेंस को, नीट वाले नीट को, कि यार ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं, ये वाली कैटेगरी आती है, उनकी इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू नाउ। ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई आज स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, सॉरी फॉर दैट, बट जरूरी है क्योंकि मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। ओके, मिलके सीखने वाले हम सारे कंसेप्ट, और बहुत अच्छी बात यह है कि उनके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जो अभी तक हमसे नहीं हुए थे। टेक्निक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ ही साथ। ओके, सो कम ऑन। तो देखो यार यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन और डिके है। आप देख सकते हो स्पॉन्टेनियस लगातार एक तरीके से होता रहता है ये डिके, ठीक है, नेचुरली लगातार होता रहता है। कुछ रेज किसी एटम से, न्यूक्लियस से बाहर निकलती रहती है, तो जब रेज निकलेंगी तो वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ऑब्वियसली कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। सो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली, उनमें एक तरीके का इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें से कुछ रेज निकल रही हैं जिससे वो
एक तरीके से एक ऐसी स्टेज पे आ सके वो अपने आप को स्टेबिलिटी में रख सके, ठीक है। सो अनस्टेबल न्यूक्लियस टू फॉर्म अ एनर्जेटिकली स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है, देखो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे नेचुरली, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस एक्चुअली इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। इसको हमने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो रिलीज्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ओके, तो मैं लिख देता हूं इस लाइन को, ठीक है। सो इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन राइट सम काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यू कैन राइट सम काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स एंड हाई एनर्जी, ओके, याद रखना बॉस, हाई, ओके सर, एनर्जी। देखो मैंने थोड़ा सा रैंडम सा लिख दिया, बट ये एनर्जी है समझ लेना, अब थोड़ा सा राइटिंग मेरी है। हाई एनर्जी, ओके, फोटॉन्स, ठीक है ना, दिस इज फोटॉन्स आर रिलीज्ड, ठीक है, यहां से रिलीज होते हैं एक तरीके से, और इन्हीं को हम बोलते हैं, ये जो पार्टिकल्स है, दीज पार्टिकल्स, दिस हाई एनर्जी फोटॉन्स, दीज पार्टिकल्स और फोटॉन्स आर कॉल्ड एज रेज, इनको रेज का नाम दिया गया है। अब ये कौन कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहला अल्फा रेज, है ना, बीटा रेज, इसकी फॉर्म में वो रेज निकल रही हैं और हमने नाम दिया इनको गामा रेज, ठीक है। ये तीन टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की आपकी रेज है। जब भी कोई एटम, कोई न्यूक्लियाई, इस तरीके से कोई सब्सटेंस आपका डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब वो जो डिसइंटीग्रेशन उसमें हो रहा है, जो उसमें डिके हो रहा है एक तरीके से, तो कुछ वहां पे इंपॉर्टेंट टाइप की रेज हैं जो उससे बाहर निकल रही होंगी, जिसकी वजह से उसमें डिसइंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा है। तो ये अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अल्फा डिके क्या बोलते हैं हम, जो हम यहाँ पे डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो अल्फा डिके उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, बीटा डिके जो हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस में नहीं जाना है, जो हमें जरूरत है कि हमारे क्वेश्चंस उसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, उसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, जल्दी से वो बात करेंगे और मजा आने वाला है। और देखो पहला क्वेश्चन जो आता है ना हमारे एग्जाम में आने के चांस होते हैं, वो अल्फा बीटा और गामा डिके से रिगार्डिंग ही होते हैं। कभी कभी पूछ लेता हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट हो रहे होंगे, अगर एक न्यूक्लियस दूसरे नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू। तो बीटा की आप बात करेंगे, अल्फा की आप बात करेंगे, गामा की आप बात करेंगे, उन पर डिपेंडेंट फिर कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, किस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, आप 101% उनको सॉल्व कर सकते हैं। चले आगे बढ़े, डेफिनेशन हमने देख ली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर है, कम ऑन। ओके बॉस, सो इंडिविजुअली हर डीके को हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, उसकी डिस्कशन करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। फिर रेडियो एक्टिविटी जो लॉ होता है बेसिकली उसकी हम बात करेंगे, जिसपे आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली अज्यूम करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अल्फा डीके, ठीक है, नाम आप सबने सुना है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी, अल्फा डीके, फिर हम बात करेंगे बीटा डीके, ओके बॉस, फिर बात करेंगे गामा डीके, ठीक है। तो गामा को तो आपको पढ़ने की वैसे जरूरत है भी नहीं है, ठीक है। गामा डीके में कोई तरीके का एटॉमिक जो आपका नंबर होता है और उसका जो मास नंबर होता है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। गामा रेज अगर निकल रही है उससे कोई सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा डीके में क्या हो रहा है, बीटा डीके में क्या हो रहा है, एटलीस्ट ये आपको बहुत प्यारे तरीके से पता होना चाहिए कि इसके डिपेंडेंट जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो आपसे तुरंत देखते ही आप उड़ा सकते हो उनको, है ना, मस्त तरीके से सबने सीखना है। तो पता वो क्या बोल रहा है, अगर मैं अल्फा डीके की डिस्कशन करूं तो हाउ यू कैन डिफाइन दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, कोई भी, लेट्स सी एक्स है और इसका ये एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, बढ़िया बात है सर, मजा आने वाला है। तो वो बोलता है कि अल्फा डीके का मतलब, अगर यहां से एक अल्फा डीके होता है, इससे बाहर निकल रहा है, तो जो अल्फा डीके होता है, ये अल्फा, ये एक नया न्यूक्लियस बना देगा, जिसको आप एक डॉटर न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हो, लेकिन हमें उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमने अपने एग्जाम के क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को समझना है, ठीक है जी। तो दोस्तों याद रखियो, जब भी अल्फा डीके की बात करेगा, ठीक है, अल्फा डीके होने से किसी भी न्यूक्लियस में जो उसका ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उसमें 2 की कमी हो जाती है, मतलब वो 2 से कम हो जाएगा, समझना आप बात को, -2 हो जाएगा इसका जो नया न्यूक्लियस बनेगा। जैसे जेड एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है, तो जेड -2 हो जाएगा। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो उसका वो 2 से कम हो जाता है, और जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाता है, A-4 हो जाएगा। चूंकि एक अल्फा डीके यहां पे हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल
एक तरीके से जो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है हीलियम के न्यूक्लियस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब +2He4, ये अल्फा पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। और आप सबको पता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, समझ गए आप। और इसी प्रोसेस में कुछ ना कुछ रिएक्शन ये जो हो रही है, इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज क्यू वैल्यू। जो एनर्जी रिलीज होती है, क्यू इज द एनर्जी रिलीज्ड, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी में। जो क्यू वैल्यू हम निकालते थे, कैसे निकालते थे न्यूक्लियर रिएक्शन में, हम निकालना हमने सीख रखा है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। कम ऑन, सो कूल। तो मैंने देखा यार जब अल्फा डीके की बात करेगा तो जेड होगा, जेड में 2 की कमी होती है, मतलब वो 2 से कम हो जाता है, और जो एटॉमिक मास है उसमें 4 कम हो जाता है। सिंपल, ये आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना पॉइंट अगर आपको याद है फिर भी हमारी कहानी बन जाएगी, हम फंसेंगे ही नहीं, है ना। इतना पॉइंट याद रखना आपको बहुत जरूरी है। बस याद किस पे फोकस करना है, मास नंबर पे उसके और उसके एटॉमिक नंबर पे, अल्फा डीके की वजह से। अल्फा डीके का मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। क्लियर है बॉस। अब हम बात करेंगे दोस्तों बीटा डीके की, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप गामा की बात करें, गामा को आपको ज्यादा बहुत डिटेल एनालिसिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गामा डीके में नो चेंज, बस इतना लिखो आप, इससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़ना, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने मेन फैक्टर्स पे ही ध्यान देना होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस बिल्कुल नहीं करने हैं, उतने कंसेप्ट उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपका एक बार एंट्रेंस क्रैक होना चाहिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है चीजों को समझने में, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल, कोई भी फिजिक्स हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर आप कैंपस में जाके अपने सपने पूरे कर सकते हो। पहले एक सपना पूरा करो कि कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे कॉन्सेप्ट चाहिए और किस तरीके से आपने सीखने हैं। सो एक ही लाइन में खत्म हो जाती है कहानी, नो चेंज इन जेड एंड ए बाय गामा डीके। अगर किसी न्यूक्लियस से, किसी एटम से गामा रेज बाहर निकल रही हैं तो वो बेचारी बिल्कुल सीधी सादी हैं और निकल जाएंगी आराम से, सीधी निकल जाएंगी। ना तो वो जेड को चेंज करती है और ना ही वो एटॉमिक मास पे कोई फर्क डालती है। लाइक कैसे, अगर मैंने एक्स ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक्स ही ले रहा हूं, तो यहां पे अगर मैंने इससे एक गामा रे निकालता हूं मैं बाहर, तो ये बोलता है कि ये जो एक्स है ये एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा, इससे कोई चेंज नहीं होगा इसमें एटॉमिक। यहाँ पे बाद में क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे को बस ये देखना है मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है आपका वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। सिंपल है लॉजिक, समझ गए आप। यूरेनियम का न्यूक्लियस है तो यूरेनियम का ही रहेगा, और ना मास चेंज होगा उसका, ना उसका आपका एटॉमिक नंबर चेंज होने वाला है। सिंपल लॉजिक, इसको समझे आप। अब जो मेन बात है वो है अल्फा डीके की, ओके सर, और दूसरी है आपका बीटा डीके, यानी बीटा पार्टिकल निकलेगा बॉस। और जब वो बीटा डीके की बात करता है ना, तो लेट्स सी मेरे पास एक्स है, ये जेड है, ये ए है, और अगर यहां से मैंने एक बीटा पार्टिकल निकाला तो याद रखियो बीटा पार्टिकल का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल जब भी वो बात कर रहा है ना, हमेशा याद रखना, जब भी वो बीटा पार्टिकल की बात करेगा कि भाई बीटा पार्टिकल बाहर निकला है, बीटा पार्टिकल, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहा है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो हमारा इलेक्ट्रॉन है बॉस, ठीक है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो क्योंकि बीटा दो तरीके से वो बीटा पार्टिकल की हम बात करते हैं, एक बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव। और नॉर्मली अगर वो बीटा पार्टिकल बोल रहा है तो बीटा नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर उसको बीटा पॉजिटिव की बात वो बोलेगा कि यहाँ से रिलीज हो रहा है, इमिशन हो रहा है, एक तरीके से बीटा पार्टिकल में बीटा पॉजिटिव का इमिशन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिंपली उसने बोला कि भाई बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है तो सिंपली वो नेगेटिव की बात कर रहा है, ध्यान रखियो, ठीक है। तो बीटा के निकलने से, बीटा डिका होने से, बीटा के डिके होने से क्या होगा, जो जेड है आपका वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जेड, ठीक है, जो भी होगा। एंड जो मास नंबर है ये सेम रहेगा, नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है, बट कौन से वाला, नेगेटिव वाला, तो y बन गया सपोज करो, तो z में 1 इंक्रीज करेगा और a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्लस आपको पता है भाई ये बीटा नेगेटिव है भाई, तो माइनस, इस तरीके से आप इसको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास नंबर इसका 0 और चार्ज है इस पर नेगेटिव, सिंपल है, ठीक है। तो अब ये है आपका प्रोसेस, सामने है आपके, किस तरीके से आपने समझना है। मतलब एक बीटा पार्टिकल अगर निकलता है, बीटा पार्टिकल का मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, समझ गए आप। तो जेड एक अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है ना, 1 से जेड में
जो उसकी वैल्यू है दैट इज इंक्रीज्ड। ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस, अल्फा पार्टिकल अगर दोस्तों इमिट कर रहा है वहां से, तो भाई जेड में 2 की कमी आ जाती है एक तरीके से, एंड जो ए है उसका वो 4 से कम हो जाता है। लेकिन बीटा पार्टिकल मतलब बीटा नेगेटिव पार्टिकल को बात कर रहा होता है, ओके, उसके वजह से ए में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है, आप देख सकते हैं। लेकिन जेड 1 से इंक्रीज कर जाएगा, और ये आपका ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, ठीक है। ओके बॉस, सो लेकिन अब वो दूसरा बीटा डीके क्या होगा? दूसरा मतलब सर, दूसरा बीटा डीके इस तरीके से बात करेगा कि भाई आपके पास कोई न्यूक्लियस है जेड ए, और उसमें से जो बीटा बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव है। देखो इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं एक तरीके से, पॉजिट्रॉन, ठीक है। सो अगर बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की वो बात कर रहा है, तो बीटा पॉजिटिव जब बात करेगा दोस्तों, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसके जेड में एक कम होता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बहुत सीरियसली, बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हो। और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, जब वो बीटा पार्टिकल की बात करें मतलब नेगेटिव, और जब नेगेटिव पार्टिकल है तो एक ऐड हो रहा है, जब पॉजिटिव पार्टिकल है तो एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बस ऐसे याद रख लो, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आने वाला, बात खत्म। और गामा मैंने आपको पहले बार इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी फंडे वनडे सॉल्व करने के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं सिखाऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। बस आप ये लॉजिक याद रखें, जो बचपन में पढ़ा था उसको याद रखें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अल्फा पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल की वजह से मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। 4a-4 लिखना है आपने, जो भी नया न्यूक्लियस बनेगा, और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाता है। और बीटा पार्टिकल निकलने से, ध्यान से सुनना, बीटा, यही कंफ्यूजन होता है, बीटा पार्टिकल मतलब बीटा नेगेटिव, जेड 1 से बढ़ जाएगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीटा पॉजिटिव की अगर बात करेगा तो जेड 1 से कम हो जाएगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गामा रेज निकलने से, गामा डिका होने से कोई भी सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता, हमारा न्यूक्लियस एज इट इज रहता है, वो किसी तरीके का कोई वहां पे लॉस नहीं होता है। कुल, तो ये था आपका अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अब इन पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर का जो मेन थीम है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है वो हम कर लेते हैं, मेंस में, आईआईटी में, नीट में, हर जगह क्वेश्चन आता है, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आया इजी है, 4 नंबर आपको देके जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। अब आपसे पता क्या पूछेगा, चलो यहाँ तो बता दिया कि भाई एक अल्फा पार्टिकल निकला तो ऐसा हो गया। मान लिया उसने पहले से एक न्यूक्लियस दे रखा है, उसका कन्वर्जन करके दूसरा न्यूक्लियस दे रखा है, और ये नहीं बताया कितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए वहां से, कितने बीटा कितने गामा। तो पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल आर इमिट टू फॉर्म दिस न्यूक्लियस इनटू दिस न्यूक्लियस, वो आपसे पूछ सकता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा ना, बढ़िया तरीके से डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई बताऊंगा आपको, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूं, उन्हीं का यूज करना है। पूरा प्रोसेस मत लगाना कि एक अल्फा से इतना निकल रहा है तो 10 से कितना निकलेगा एंड ऑल, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। कम ऑन। ओके दोस्तों, तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया कितने अल्फा पार्टिकल वहां से निकले होंगे, कितने बीटा पार्टिकल वहां से निकले होंगे, तो भाई गामा के तो निकलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है ना। सो कम ऑन। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल वहां से इमिट हो रहे होंगे उस पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी मैं इसको n अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। तो जब भी ये पूछेगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला A1 माइनस A2 ओवर 4। अब आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा आपने यूज करना है दोस्तों नंबर ऑफ, अगर पूछ ले बीटा पार्टिकल, ठीक है, अगर वो बीटा पार्टिकल की बात कर रहा है, बीटा पार्टिकल मतलब बीटा नेगेटिव, समझना। तो यहां पे आप लिखेंगे n बीटा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जब भी बीटा पार्टिकल का नंबर पूछे कि कितने बीटा पार्टिकल निकले होंगे, इमिट हुए होंगे, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ, यहां से अल्फा पार्टिकल का नंबर ले लो, प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है, Z2 माइनस Z1। अब ये है क्या, सब कुछ बताऊंगा, बस देखते रहने का बॉस। अब क्या हो रहा होगा देखो ध्यान से, मान लिया मेरे पास x एक कोई न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई है, और इसका एटॉमिक नंबर है Z1, मास नंबर है A1, और ये कन्वर्ट हो गया किसी y में, और इसका Z2 है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर है A2। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये न्यूक्लियस जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो कितने अल्फा पार्टिकल यहां से निकले और कितने बीटा निकले होंगे,
हमें ये नहीं पता है। सो इन दिस सिचुएशन व्हेनेवर द रिएक्शन इज गिवन, है ना, कोई भी स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस चल रहा होगा उसका न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दूसरे में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो जो इनिशियल है और जो टोटल न्यूक्लियस बना होगा आपके पास, यानी ये वाला कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि भाई अल्फा पार्टिकल कितने रिलीज हुए और बीटा कितने, तो वो यहां से निकाले जा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर निकालना है, तो जो यहाँ पे जिसका डिके हो रहा है, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो x है, जो y में बदल रहा है, तो हम x की बात करेंगे। तो x का एटॉमिक मास मैंने A1 माना है, तो उसके एटॉमिक मास में से जो बना है उसके एटॉमिक मास को सब्ट्रैक्ट करो और 4 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको आई वही मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल है लॉजिक, पहले वाले के एटॉमिक मास में से दूसरे वाले के एटॉमिक मास को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 से डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर होगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। जैसे ही आपसे पूछा जाए बताओ इसमें बीटा पार्टिकल कितने निकले होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, ये थोड़ा याद रखना, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये तो इजी याद रहेगा, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल यहां से आए हैं, मतलब बीटा पार्टिकल टोटली डिपेंड कर रहा है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो यहां से निकाल लोगे आप, प्लस Z2 मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपका जो होगा, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस जो यहां पे बना है, इसका Z2 लेना है माइनस Z1, तो Z2 माइनस Z1, 2n अल्फा प्लस Z2 माइनस Z1, यहां पे डायरेक्ट पुट करना, आपका आंसर बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन कराऊंगा मैं, है ना, क्वेश्चन करेंगे मस्त तरीके से, बस फॉर्मूले पहले देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हर साल क्वेश्चन आने के चांस इस पे बने रहते हैं। और ये तो मैंने पिछली बार रिवीजन जब हमने किया था एक तरीके से, तो आईडी एडवांस में भी क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्ट ही आ गया था, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके एग्जाम में भी आए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट अलग तरीके से, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 1-2 क्वेश्चन इसके मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, जिससे ये प्रोसेस अल्फा बीटा डीके आपका फंडामेंटली एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ की, उसके सारे फॉर्मूलाज, उसके सारे कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के आज सॉल्व करेंगे मिलके। पहले जल्दी से क्वेश्चन करा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आप जाके आज ही फोड़ डालना। आज ही करोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आज नहीं करोगे, आप डिले करोगे तो दोस्तों फिर आप फंसोगे, फिर कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, फिर आप फंसोगे अगर आज की बजाय आप कल या परसों या तरसों पे टालोगे उसको, समझ रहे हो आप। सो आज का काम आज ही फिनिश करने का बॉस, तभी आपको कंसेप्ट और अच्छे से दिमाग में आएंगे। जब आप खुद सॉल्व करोगे तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। कम ऑन, ओके, सो नाउ हियर वी गो, जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। अब कंसेप्ट हमने समझ लिया, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें थी नहीं बेसिकली, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, अल्फा डीके में क्या हो रहा है, बीटा में क्या हो रहा है, गामा, ये इतना पता होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है यार। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, पढ़ो, देखो, नोट करो, अप्लाई करो, कंसेप्ट सॉल्व कर डालो। उसने बोला एक न्यूक्लियस है XZA, तो एक न्यूक्लियस है, ये दे रखा है आपको, ठीक है, कूल है सर, ठीक है सर, ओके, बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आ गया मजा कहाँ है, अभी तो किया भी नहीं हमने। उसने बोला एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल ये इमिट कर रहा है, तो एक अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर निकल रहा है। तो लेट्स सी, नया न्यूक्लियस बनेगा, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। देखा, जब बीटा पार्टिकल की बात कर रहा है तो उसने बोला है अगर उसको बीटा पॉजिटिव निकलवाना है तो बीटा पॉजिटिव बोलेगा, अगर केवल बीटा पार्टिकल बोल रहा है तो बीटा नेगेटिव होता है वो, ठीक है जी। तो उसने बोला सपोज करो यहां से वाई बना, तो अगर यहां से वाई बना होगा तो अल्फा के निकलने से Z माइनस 2 लिखेंगे हम, और यहां लिखेंगे A माइनस 4, इतना तो क्लियर है। अब उसने क्लियरली बोला है कि जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस बनेगा, यानी ये जो बना, इसमें से बीटा पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो इससे निकालो बीटा पॉजिटिव, यानी यहां से आप बीटा पॉजिटिव निकलेगा, तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा, सपोज करो नया न्यूक्लियस बन रहा है आपका Y1 मान लो, अब Y1, ठीक है, मैंने जस्ट नाम चेंज किया है। तो आपको पता है बीटा पॉजिटिव निकालने से ये जो Z होता है उसमें एक माइनस हो जाता है, तो माइनस Z-2 पहले से ही है, एक और माइनस करोगे और A पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो लास्ट का न्यूक्लियस आपके पास बचा है उसमें आ गया Z-3 और यहां पे आ गया दोस्तों A-4। नाउ यू कैन सी, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, और यही है आई थिंक आपसे वो पूछ भी रहा है, वो आपसे पूछ रहा है द रेस्पेक्टिव एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस विल बी। तो लास्ट जो बनेगा न्यूक्लियस आपका, उसका एटॉमिक नंबर Z-3 और मास नंबर A-4 होगा, वेरी क्लियरली, कुछ करना ही नहीं है,
कंसेप्ट आपको पता है कौन कितने नंबर से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर ये बीटा नेगेटिव होता तो एक प्लस ऐड करते हैं हम यहाँ, क्योंकि बीटा पॉजिटिव हमने माइनस किया है। ठीक है, मजा आ गया कि नहीं? बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, अभी तो कोई टेंशन नहीं इसमें, क्या मजा। बट हाँ ये है कि अप्लाई करना हमने सीख लिया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, फिर से एक बार अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सारे पार्टिकल इन्वॉल्व हो रखे हैं इसमें, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट की कैटेगरी का वाला क्वेश्चन है, उसको लास्ट में अभी करने वाले हैं हम, तो टेंशन नहीं लेने का, बस बने रहने का। मेरे साथ सिखाने वाला हूं आपको हर टेक्निक, हर तरीका। ओके सो उसने बोला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, अंडरगोज अ सीरीज ऑफ द डिकेज ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्या बोला स्कीम, मतलब एक प्रोसेस पूरा दे रखा है। उसने बोला कोई हमारे पास न्यूक्लियस है ए, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो A1 बन जाता है, बीटा निकल गया तो A2 बन गया, फिर अल्फा निकला, फिर A3 बन गया, फिर गामा निकला, फिर A4 मिल गया। तो जो A है इसके बारे में बोला है कि इफ द मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है और मास नंबर इसका 180 है। तो हमारा क्या जा रहा है, उड़ा देंगे यार, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तो पता है हमें। ठीक है, यही है ना, मैंने सही लिखा ना 180 है। देन व्हाट आर दीज नंबर्स फॉर A4, लास्ट वाले न्यूक्लियस के लिए Z कितना होगा ये बताना है और इसका A कितना होगा ये बताना है। यही पूछा है कि लास्ट वाला जो A4 है उसके एटॉमिक नंबर बताओ और मास नंबर बताओ कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों जब एक अल्फा पार्टिकल इससे निकला होगा तो A1 बना और A1 इसमें से 4 कम हो जाएगा तो ये बनेगा 176 और यहां से 2 कम हो जाएगा तो 70। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब A1 से केवल बीटा पार्टिकल निकला और मैंने आपको बताया था जब वो बीटा पार्टिकल की बात करे तो बीटा नेगेटिव की बात कर रहा है। A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो A2 बना उसका A सेम रहेगा, लेकिन चूंकि बीटा नेगेटिव है तो एक ऐड कर दो तो 70 में 71 हो गया। सिंपल है, बीटा निकलने से मतलब बीटा नेगेटिव होता है। फिर आप अल्फा निकालो तो यहां से 4 कम कर दो भाई, अल्फा के निकलने से एटॉमिक मास में तो 172 हो गया और अल्फा 2 यहां से कम कर दो तो 69 हो गया भाई। 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अल्फा निकल रहा है चूंकि। अब A3 आ गया आपके पास। ठीक है सर, अब यहां से गामा निकल रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A आपका 172 ही रहेगा और Z आपका 69 ही रहेगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर, 172 और 172 और 69 देख लो, ऑप्शन चेक कर लो। तो सिंपल है, लॉजिकली आराम से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला आज आपको बताए हैं किस तरीके से उस पर क्वेश्चन आ सकता है और कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, मजा आने वाला है। लास्ट का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके सो मजा आने वाला है, क्वेश्चन देख लो आप क्या है, पढ़ लो उसको और जल्दी से सॉल्व भी कर लो। अगर कर सकते हो तो जल्दी से सॉल्व कर लो, पढ़ने का जरूर, पूछा क्या है उसमें उस पर ध्यान देने का, फिर कंसेप्ट सोचने का, फॉर्मूला सोचने का, हो जाने का, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो कम ऑन। तो इसने बोला एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 232 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 90। कोई होगा, लेट्स सी x है तो ये 90 है और ये 232 है, क्योंकि मास नंबर ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ लेड है, लेड का आइसोटोप है, हैविंग द एटॉमिक मास 208, एटॉमिक नंबर 82। मतलब यहां से डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोई Y बना होगा और उसका जो एटॉमिक मास है ना वो 208 है और नंबर है 82 और ये है 208। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं एटॉमिक नंबर दिस एंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड आर, मतलब इस न्यूक्लियस से जब ये न्यूक्लियस बना तो बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकले और कितने बीटा पार्टिकल निकले। सो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, देख लो इसका मान लो, देखो बढ़िया फंडा बता रखा है डायरेक्ट, है ना, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा भाई ये इससे ये हो गया फिर कितने निकालू कि 208 हो जाए। अरे इसको A1 मानो डायरेक्ट, इसको Z1 मानो, इसको A2 मान लो और इसको Z2 मान लो, बात खत्म। वो सोचता रहे अपना, हम कॉम्पिटिटिव तरीके से चलेंगे आगे। ओके, तो आप लिखेंगे A1 माइनस A2 बाई 4। चलो भाई, A1 कितना है 232, बस सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा ना बॉस। तो चलो भाई, ये 8 है, 32 है, तो क्या करूं, 232 में 208 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या ही करना ही पड़ेगा बॉस। तो दिस इज 26 बाई 4, तो 4 आ गया। देखो नो 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 26 नहीं बॉस, 24, क्योंकि 32 है, 8 और 208, हाँ 32। तो अब आएगा ये 6। ओके, दिस इज 6। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आपके पास आएंगे दैट इज 6। इतने पार्टिकल्स अल्फा वहां से निकले होंगे,
तब जाके 208 में कन्वर्ट हुआ होगा। करके देख लो, एक अल्फा पार्टिकल से निकलने से 4 की कमी होगी, तो 6 के निकल से 24 की कमी होगी, तो इसमें से 24 कम कर दो तो 208 ही बचेगा यार। क्या बात कर रहे हो। अब बीटा पार्टिकल निकालो है, बीटा पार्टिकल, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस Z2 माइनस Z1, खत्म कहानी। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी से उड़ाना है फटाक से। तो देखो 2 × 6 प्लस Z2 मतलब जो बना उसका 82 माइनस Z1 90, ठीक है बॉस। तो ये आएगा 12 माइनस, यहाँ कितना बचा सर 90 है सर, 82 है सर, तो 8 माइनस का बचा सर, तो ये तो 4 आ गया सर। तो जो बीटा पार्टिकल रिलीज हुए होंगे दोस्तों 4 होंगे, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए 6 हुए हैं। बाकी ऑप्शन आपके सामने है, टेंशन नहीं लेने का, मचा डालने का, क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालेंगे मस्त तरीके से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है, कोई पंगे वाली बात अब होनी चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड में। ओ वाह, सेमीफाइनल हमने जीत लिया, फाइनल में पहुंच चुके हैं, अभी नहीं पहुंचे, अभी सेमीफाइनल चल रहा है, अभी 2-2 सेमीफाइनल होते हैं आजकल, ठीक है। तो पहला जो बेसिक था वो तो हमने क्रॉस कर लिया, अभी तो तगड़ी तगड़ी टीमें बची हैं, उनके साथ मैच होना है, तब फाइनल में जाएंगे जब न्यूमेरिकल तक पहुंच जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ के। ओके, सो होप सो आपने मस्त तरीके से उसको देख लिया होगा। जाओ ढूंढो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मस्त तरीके से उड़ा डालो उनको, ठीक है। चले आगे बढ़े, कम ऑन। ओके, इस बात कर लेते हैं यार, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ क्या है, मतलब जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है डीके होने का, डिसइंटीग्रेशन होने का, वो किस लॉ पे डिपेंड है, वो लॉ कैसे काम करता है, बेसिकली मैथमेटिकली कैसे काम कर रहा है वो, ठीक है। जो किसी भी न्यूक्लियस में अपने आप ही रेज बाहर निकले जा रहे हैं, उसकी वजह से उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, उसके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में क्या हो रहा है। लेट्स सी, कम ऑन, हियर वी गो। आओ आओ जल्दी से आ जाओ। लेट्स सी दोस्तों, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, एक कोई न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियाई मान लो, एटम मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक सब्सटेंस है आपके पास, क्लियर है। और इनिशियली इसका जो अमाउंट है, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो n0 है एट टाइम इक्वल टू 0 पे। जब आपने ऑब्जर्वेशन इसकी करनी स्टार्ट करी तो आपने देखा यार इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के पास इतना अमाउंट है n0, इसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो भी इनिशियल है, नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई। अमाउंट की बात करेगा तो अमाउंट बात करेंगे, इनिशियल एक्टिविटी की बात करेगा तो एक्टिविटी की बात कर लेंगे। तो इतना था इसके पास। फिर आपने देखा कि इससे भाई रेज निकली, भाई, तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, धीरे 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 इसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं। तो आफ्टर सम टाइम यानी एट t = पर कुछ डिसइंटीग्रेट होने के बाद जब इससे कुछ चीजें घट गई होंगी, डीके हो गई होंगी, तो जो बचा हुआ अमाउंट है लेट एट t हियर द अनडिकेड न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है इस समय, जो है उसके पास अनडिकेड जो बचा हुआ है, ठीक है ना, वो कितना है, लेट्स सी n होगा। ये अनडिकेड है जो बचा हुआ है, जो प्रेजेंट है उसके पास इनिशियली एक्टिव न्यूक्लियाई यू कैन से है, तो डिके हो चुका है कुछ, तो जो बचा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं यार, हम चपाती खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो जैसे खाना मम्मी ने परोसा हमारे पास लेके आए, तो वो पूरा अमाउंट था, और तुमने जस्ट खाना स्टार्ट किया तो t = 0 टाइम स्टार्ट हो गया कि तुमने खाना स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन खाया नहीं अभी, तो n0 है। जैसे तुमने खाया थोड़ी देर तक खाते रहे, टाइम पास हो गया, 10 सेकंड बोल रहा हूं, 1 मिनट के बाद आपने देखा, तो 1 मिनट के बाद मतलब टाइम 0 से आफ्टर सम टाइम आपने देखा, ठीक है सर। फिर तो जो खाना खा चुके हो वो तो खत्म हो गया, जो बचा है उसकी बात चल रही है, जो बचा है, जो नेक्स्ट अब खाना है, तो ये है अनडिकेड जो बचा हुआ है ना, एक्टिव, जो जिसकी प्रेजेंस आपके पास है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पे, ठीक है सर। तो जो डिकेड होगा मतलब जो खर्च हो चुका है, यहां से डिकेड न्यूक्लियाई ND से डिनोट करूंगा, तो कैसे पता चलेगा डिकेड हो चुके हैं जो, तो जो इनिशियल था वो था n0, जो बचा है वो n, तो उसको सबट्रैक्ट करके देख लो, ये डिकेड हो जाएंगे, इतने डिकेड हो चुके हैं, इतने वहां से ये डिसइंटीग्रेट होके खत्म हो चुका है, इतना डिकेड हो चुका है, ये अनडिकेड है जो बचा हुआ है। तो इसी पे करेंगे ना रिसर्च, अब एनालिसिस तो इसी की करनी पड़ेगी जो बचा है, क्योंकि अब फर्दर रेज उसी से निकलेंगी, और धीरे धीरे वो खत्म होता रहेगा, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस चलता रह सकता है। टाइम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये तो चलता रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई, स्वतः ही। किसी चीज को खत्म होने में, डिसइंटीग्रेट होने में बहुत कम टाइम लग सकता है, किसी को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है कि नहीं, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी खत्म हो सकता है, कोई किसी को सालों बरसों लग सकते हैं, बहुत सारे मैनी ईयर्स वो ले सकता है अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने में, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस। ओके कूल।
अब करेंगे क्या सर? तो ये बोला गया कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो रहा है या डीके हो रहा है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बेसिकली उसने बोला कि जो अनडिकेड है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया ना डी एन ओवर डी टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कम हो रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को सिंपली बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाइस जो उसका अनडिकेड अमाउंट है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चूंकि ये कम हो रहा है ये माइनस लिया जाता है, तो इसको हम रेट बोल देते हैं, रेट। ठीक है, रेट ऑफ डीके, जिसको आप एक तरीके से रेट ऑफ डीके एक्टिविटी भी कह सकते हो, उसको एक्टिविटी। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करेंगे। आराम से देखते जाओ, आप टेंशन मत लो। तो यहां से स्टार्ट हुई इसकी फिजिक्स, और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और dt को इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, फिर n नॉट से किसी अमाउंट जो अनडिकेड है n तक, आपका रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली आप जब भी बात करें नेगेटिव क्यों हुआ सर? नेगेटिव क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है, डिके हो रहा है, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सिंपल है, लॉजिकली आप ध्यान से देखिए। तो जब आप इसको यहां से हटाएंगे dn ओवर dt आएगा, तो एक कांस्टेंट लेंगे, माइनस साइन रहेगा, लैम्डा इंटू n। तो ये जो लैम्डा है इसी को बोला गया डीके कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आप समझ गए होंगे। दिस इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। कूल मैन। सो ये वो कांस्टेंट है जो बताता है कि भाई जो डीके हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सो सिंपली यहां से ये जो डी एन ओवर डी टी है, जिस मैंने आपको बता दिया, रेट है डीके होने का, रेट, क्योंकि एन में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, दिस इज द रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी के नाम से भी इसको हम ए डी एन ओवर डी टी, इसको एक्टिविटी भी कह सकते हो आप, है ना। रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं उन्हीं पे बात करूंगा और आपको समझा दूंगा दोस्तों कि किस तरीके से आपने इसका एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि यहां से हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करके। डी टी को इधर लेके जाएंगे, एन को नीचे लेके आएंगे, आप इंटीग्रेट कर दो, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने फाइनल रिजल्ट पे ध्यान देना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो हर फॉर्मूला में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, कम ऑन। तो ये इसको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिलेशन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, डीके जो लॉ है आपका, उसको सब डिस्कस करूंगा, इसलिए नोट्स ध्यान से बनाना, ध्यान से यूज करना, क्योंकि न्यूमेरिकल उन्हीं पे डिपेंड करेंगे कि आपसे होंगे कि नहीं, और आपको बिल्कुल दिमाग को खोल के इधर बैठना है बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ। ओके, सो कम ऑन। तो देखो भाई, अभी अभी हमने जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है रेडियो एक्टिविटी का, जो रेट था डिसइंटीग्रेशन होने का, वो लिखा है डी एन ओवर डी टी और माइनस लैम्डा एन। सिंपल। तो जब आप लिखेंगे डी एन ओवर माइनस लैम्डा एन इंटू डी टी, और ये जो एन है यहां से नीचे लेके आओ एन, इंटीग्रेट कर देना आप इसको। यहाँ पे इनिशियल अमाउंट एन था, फिर वो एन तक गया, नॉट से 0 से टी तक गया, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी दोस्तों निकल के, वो आएगी एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। आपको याद आ गया होगा ये फॉर्मूला, ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। एक्चुअली जो वहां पे अमाउंट बचा है उसको कैसे निकालना है, वो यहां से निकाल सकते हो आप, एन, दिस इज द अनडिकेड अमाउंट, है ना, अनडिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, जो भी बोले वो अमाउंट बोले, एटम्स बोले, न्यूक्लियाई बोले, सब्सटेंस बोले, ठीक है ना, इतना अमाउंट बचा हुआ है, इतने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, नंबर ऑफ, ये इनिशियल न्यूक्लियाई थे उसके पास, जो भी था हमारे पास न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतने थे। लैम्डा डीके कांस्टेंट है, टी क्या है इसका, टीम है, टी है इसका टाइम, ठीक है, उसकी लाइफ एक तरीके से, कब वो डिसइंटीग्रेट होके खत्म हो जाएगा एक तरीके से, वो उसका टाइम है, समझ गए, टी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहते हो उसकी अनडिकेड का फ्रैक्शन, तो n बाई एन नॉट को नीचे लेके आओ, तो ये ए की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, और ये बनेगा आपका फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड है, तो ये उसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन ऑफ जो न्यूक्लियाई वहां बचेंगे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सिंपल, लॉजिकली, ध्यान से समझे आप बस, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो सर जो अनडिकेड है, जो बचा हुआ है वो वाला अमाउंट है, जो डिके हो चुका है ऑलरेडी, जो डिके हो चुका है उसको कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो यार। जो डिकेड अमाउंट है, यू कैन राइट डिकेड न्यूक्लियाई, कितने खर्च हो चुके हैं, कितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे एन डी, अभी अभी बताया था मैंने, इनिशियल कितना था एन नॉट, बचा कितना है एन, बस, तो एन नॉट माइनस एन कितना आया, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी,
कॉमन ले लो, एन नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर, सॉरी एन नॉट कॉमन आ गया तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी बचा, और ये एन डिकेड है, और अगर इसका भी फ्रैक्शन निकालना है, ये बन गया फॉर्मूला आपके पास, तो फ्रैक्शन ऑफ जो डिकेड हो चुके हैं उनका फ्रैक्शन निकालना है, तो एन नॉट से डिवाइड कर देना, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर लैम्डा टी, ये आपके पास बन जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके पास है, तो कितने डिके हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इतना अमाउंट डीके हो चुका होगा, सिंपल है, कूल। एंड दिस इज द इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें तब यूज होगा जब वो डीके कांस्टेंट की बात कर रहा होगा, यानी किसी टाइम पर जब उसके पास इतना अमाउंट बचा होगा, किसी टाइम पर, वो टाइम है टी, इतना अमाउंट बचा होगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कूल सर, तो ये तब है जब डीके कांस्टेंट आपको गिवन हो। अब वापस आओ, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज होने वाले हैं, और जो रेडियो एक्टिविटी है आपकी, उसका जो यूनिट है एक तरीके से अगर आप बात करें, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जो हो रहा है ये प्रोसेस की यूनिट है। देखो सबसे पहले भाई इस प्रोसेस को डिफाइन करा था एक तरीके से अगर मैं बोलूं बैक्यूरल, ठीक है, सो वो बोलता है कि वन जो बैक्यूरल होता है, उन्होंने बोला था कि 1 डिसइंटीग्रेशन होगा, केवल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में, एक सेकंड में एक ही डिसइंटीग्रेशन होगा, एक ही डीके होगा जी बैक्यूरल के अकॉर्डिंग। फिर एंट्री हो गई भाई आपका रदरफोर्ड साहब, सो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि 10⁶ डिसइंटीग्रेशन होंगे भाई पर सेकंड, ये इनकी यूनिट है। तो रदरफोर्ड साहब ने बोला कि 10⁶ डिसइंटीग्रेशन एक सेकंड में हो जाएंगे, बैक्यूरल साहब ने बताया 1 डिसइंटीग्रेशन होगा केवल एक सेकंड में। फिर क्यूरी मैडम, तो क्यूरी के अकॉर्डिंग जो आपका 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.07 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन हो रहे थे पर सेकंड में, और ये सबसे ज्यादा है, देखो ये ऑर्डर आपका सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.07 10⁻10, इससे 6 से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन क्यूरी के अकॉर्डिंग हो रहा है एक सेकंड में, इतना वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, वेरी लार्ज वैल्यू, ठीक है ना। तो इनको मतलब याद रखना, जस्ट फॉर रिमेंबर, ये 07 नहीं है, जस्ट 7 है, ठीक है, मतलब डेटा थोड़ा सा इधर उधर आप देख सकते हैं, तो मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता चली, हाउ टू कैलकुलेट द अनडिकेड अमाउंट आफ्टर टाइम टी, and the decayed amount after time t and the fraction value of that decayed and undecayed, वो भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। दूसरी बात क्या है सर, अगर आप बात करो यार t इक्वल टू 0 पर, तो उसके पास इनिशियल अमाउंट था n नॉट, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, n वर्सेस n नॉट। तो इनिशियल जब टाइम 0 है, सॉरी दिस इज टाइम t, तो 0 टाइम पे वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट है n नॉट, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता है, कम होता है एक तरीके से, इस तरीके ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखो ये कम हो रहा है, एज द टाइम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज है, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आगे भी देखेंगे, बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनकी सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी, उसी के बाद नेक्स्ट सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके बिना नहीं कर पाएंगे। ओके, चले बढ़िया तरीके से देख लो, आप हर कंसेप्ट को आपने ध्यान से देखना है और हर फॉर्मूले को आपने अपने नजरिए से देखना है, उसको लिखना है, क्योंकि उसका यूज होकर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके कम ऑन, ओके बॉस, ठीक है, कम ऑन। ओके बॉस, सो देख लिया हमने फॉर्मूला क्या है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जल्दी से उनके डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि यार देखो होता क्या है कि मेरे बिना और आपके बिना मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अगर आपको, और आप नहीं पढ़ रहे हो तो रिजल्ट तब भी नहीं आना है, और मैं नहीं हूं और आप भी नहीं हो तब भी नहीं आना, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन कि कितने फैक्टर्स हैं जो इस पूरी जर्नी में आपका साथ दे रहे हैं। मैं हूं, आप हो, आप खुद हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त लोग वो वाले जो आपको मोटिवेट करते होंगे, जो आपको सहारा देते होंगे कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हर फैक्टर की इंपॉर्टेंस होती है फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सो यहीं पे जो हमने रेडियो एक्टिविटी लॉ हम सीख रहे हैं, और जो हमारा पहला फॉर्मूला आ चुका है कि अनडिकेड अमाउंट जो होता है आफ्टर सम टाइम टी, वो कितना होता है, और अगर डीके कांस्टेंट आपको दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, वो हमने देख लिया है। अब यहां से बात होती है कि यार सर वो जो अमाउंट है ना वो डीके हो रहा है भाई, वो कम हो रहा है भाई, धीरे धीरे उसकी एज कम हो रही है यार सर, मतलब चक्कर क्या है भाई। तो वो जो एज कम हो रही है, पता है क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म हाफ लाइफ, नाम सुना होगा बॉस? यस सर, बहुत बार सुना है। हाफ लाइफ को मैं डिनोट करूंगा टी हाफ से, हाफ ही है तो टी हाफ लिख देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, वो आपकी मर्जी है, देखो आपने लिखना है नहीं लिखना है, बट हाफ लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। वो बोलता है वो टाइम यानी टी की वो वैल्यू है
एट आफ्टर सम टाइम टी की वो वैल्यू टी हाफ जिसको हम कह रहे हैं, जिस पर इसका इनिशियल जो अमाउंट है आफ्टर सम टाइम ये इनिशियल का जस्ट हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो इतना ही बचेगा, इतना बचता है केवल। मतलब सपोज करो 20 kg है तो 10 kg बता, आधा गया आधा बचा, सीधी बात है। तो किस टाइम के बाद वो अपने टोटल अमाउंट का हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली नो प्रॉब्लम एट ऑल, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। तो देखो हमारे को पता है भाई n इक्वल टू होता है n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। दिस इज लैम्डा डीके कांस्टेंट, दिस इज द टाइम टी एंड दिस इज द इनिशियल अमाउंट एंड दिस इज द अनडिकेड अमाउंट। तो वो इसी की बात कर रहा है धुरंधर खिलाड़ियों, इसी की। तो यहां पे जो टी है इसकी जगह आप लिखोगे हाफ टाइम, हाफ लाइफ जो है उसकी, और n की जगह आप लिख दोगे n नॉट बाई 2 और यहां पे n नॉट आएगा, e की लैम्डा टी आ जाएगा और ये सिलसिला ऐसे चलेगा। और t की जगह आपने लिखा है t हाफ, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो यहां से टी हाफ की वैल्यू निकल के आएगी, हाफ लाइफ, वो आती है ln ऑफ 2 बाई लैम्डा। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर हाफ लाइफ के लिए। और चूंकि ये ln फंक्शन है, नेचुरल लॉग है, बेस ई होता है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं आप 0.693 ओवर लैम्डा, ये आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ये आएगा निकल के। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। यू आर नॉट गोइंग फाइट, यू आर नॉट गोइंग फॉर फाइटिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नॉर्मली। सो आपने पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंसेप्ट क्या है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ये इस पे फोकस करो, फॉर्मूला नंबर 3 क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम जो है वो डीके कांस्टेंट के टर्म्स में, ये एक हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं मैं अभी यहां पे, ठीक है। अगर वो बोलता है सर वो बंदा कितनी आफ्टर हाउ मेनी नंबर हाफ लाइफ के बाद टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा, ठीक है, अगर ये बोलता है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना बॉस। माना कि मेरे पास n इनिशियल अमाउंट n नॉट था एंड आफ्टर सम टाइम ये n नॉट बाई 2 बचा, फिर कुछ समय बाद ये n नॉट बाई 4 बचा, फिर कुछ समय बाद ये n नॉट बाई 8 बचा, और फिर कुछ समय बाद ये n नॉट बाई 16 बचा, और ये सिलसिला चलता रहा है कि नहीं। देखो तो n नॉट से हाफ हो गया तो इसको बोलेंगे उसकी पहली हाफ लाइफ है जी। फिर n नॉट बाई 2 है ना, ये इसका भी हाफ हो गया क्योंकि 4 है, इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ लाइफ। देख लो, हम जितना आधा आधा होता जाएगा तो उतनी हाफ लाइफ बनती जाएंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ में इनिशियल का हाफ होता है, तो नेक्स्ट में उसका भी हाफ, फिर उसका, उसका, फिर उसका, तो ये बनी 3 हाफ लाइफ, ठीक है। फिर ये 4th हाफ लाइफ में इतना बचा, फिर 5th हाफ लाइफ के बाद वो इतना बचा, एंड सो ऑन। तो ये जो 1 2 3 4 है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, समझ गए। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको टोटल डिसइंटीग्रेट होने में, तो हम लिखेंगे उस टोटल टाइम को t एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t हाफ। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दोस्तों, ये उसका टोटल टाइम है, उसकी लाइफ है एक तरीके से टोटल टाइम, और n यहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है उसकी, ठीक है। और ये तो आपको बताइए हाफ लाइफ है ना, ये तो हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम एक तरीके से। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बताना है कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बाद वो डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसके लिए टोटल टाइम पता होना चाहिए, हाफ लाइफ, या फिर इस रिलेशन को याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो यहां से और पता चल रही है कि वो n नॉट से 2 गया, फिर 4 गया, फिर 8 गया, फिर दिस दिस दिस, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, अनडिकेड अमाउंट और n नॉट के बीच में 1/2 की पावर n लिख दूं ना, देखो ना, 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 8 हो जाएगा, ऐसे ऐसे सीरीज चल रही है। तो दूसरा एंड तीसरा, नॉट दूसरा, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कैसे पता चलेगा सर, ये तो बहुत सारे नहीं हो गए। यस, जब डीके कांस्टेंट की बात करेगा तो हमेशा ये यूज होगा, जब डीके कांस्टेंट नहीं गिवन होगा, हाफ लाइफ वगैरह को इंट्रोड्यूस करा देगा एक तरीके से, और डीके कांस्टेंट की कोई बात नहीं हो रही, तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा, n निकाल लेना इस फॉर्मूले से, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, समझ गए, वो यहां से आप निकाल सकते हैं, 2 है 3 है 4 है, जो भी होंगी यहां पुट करो। इनिशियल अमाउंट उसका अनडिकेड अमाउंट 1/2 की होल पावर n है। नॉर्मली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n नॉट ओवर 2 की पावर n, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, मैंने इसको 1/2 में लिख दिया। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर मैन, यू हैव टू रिमेंबर, ओके कूल। अब क्या करेंगे सर, बस एक छोटा सा टर्म है उसकी बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। ये हाफ लाइफ थी, अगर वो बात करें इसकी एवरेज लाइफ की, एवरेज लाइफ टाइम की बात करें, तो उसको हम टी एवरेज से डिनोट करते हैं।
और याद रखिए जो टी एवरेज टाइम है ये हमेशा 1/λ होता है, 1 डीके कांस्टेंट, या अगर इसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये बनेगा 1.44 टी हाफ। कभी कभी क्या होता है इस पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, क्योंकि हम याद करके नहीं जाते, दैट्स व्हाई हमसे क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डीके लो का, डायरेक्ट कंसेप्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूलाज है सब कुछ आपके सामने है। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टिपिकल होता है, फॉर्मूले कंसेप्ट सेम रहते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। अब इसके बाद ये एक प्रोसेस था डीके, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि एक न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली दो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है विद डिफरेंट डीके कांस्टेंट, तो उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा है वो, तो टेंशन मत लो, ठीक है, वो नीट में बहुत रेयर उस पर क्वेश्चन आए हैं, बट अगर आएंगे तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। जी मीन्स में है, दैट्स व्हाई मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ओके। बट ये आपके सामने है सब कुछ, मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अनडिकेड और डिकेड वो मैंने पहले बता दिया है, एंड दिस फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए, एंड दिस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये या फिर ये जो भी आप याद रख सके। और ये हाफ लाइफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं की आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन सॉल्व कर सके, आपने करने हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर सकते हो आप, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, इतने ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं को सॉल्व कर लेना, उन्हीं से सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, आपको तरीके पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी उन्हीं से बढ़ेगा आपका, क्या बात कर रहे हो आप। तो लास्ट का कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, ओके कम ऑन। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, बात कर लेते हैं आज के लास्ट कंसेप्ट की मस्त तरीके से। इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लेने का, उसको याद भी रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, सो नो वरी एट ऑल। सो देख लेते हैं क्या है कहानी। उसने बोला इफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, या कोई न्यूक्लियस है, कोई एटम है, सब्सटेंस है, कैन डिके साइमल्टेनियसली, इस पे ध्यान दो, साइमल्टेनियसली, ठीक है, ओके, बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस which have decay constant λ1 and λ2, okay man, क्या बात कर रहा है। तो जब भी साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा, मतलब सर किसका मतलब क्या होता है, ये होता है, सपोज करो एक न्यूक्लियस है हमारे पास और एक साथ ये दो अलग अलग प्रोसेस में के थ्रू डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो पहला एक साथ साइमल्टेनियसली, तो एक्स से बन गया x1, उसका Z1 A1 होगा कुछ, और ये λ1, इसी एक्स से उसी समय बन गया आपका एक और x2, Z2 होगा, A2 होगा, आप समझ गए, एक साथ इसका डीके कांस्टेंट होगा। जब ये डीके किया तो उसका डीके कांस्टेंट है x, जब ये बना λ1 और इसका डीके कांस्टेंट होगा λ2। सपोज करो इस ये जो बना, इससे ये जो बना, इसकी हाफ लाइफ है T1 और इसकी हाफ लाइफ है T2, T1 T2 मान लो मैं, या कैपिटल T मान लो जिससे कंफ्यूजन ना हो, T1 और ये है T2, ये हाफ लाइफ है, जो भी बोलेगा वो उस समय हाफ लाइफ, ठीक है, ये जो भी बोलेगा, समझ गए। तो वो सिंबल कुछ भी यूज कर सकता है, टी हाफ के सिंबल से, टी के सिंबल, व्हाटएवर, जो बस हाफ लाइफ पे आप फोकस करें। तो इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं दोस्तों साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन या डिके। जब एक न्यूक्लियाई लगातार, समझ गए आप, एक साथ साइमल्टेनियसली दो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, हैविंग डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डीके कांस्टेंट। सो इन दिस सिचुएशन जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको हम निकालेंगे n0 e⁻⁻ लेते थे ना, लेकिन चूंकि ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो लैम्डा इफेक्टिव लेंगे इनटू टी, जो भी टाइम लगा होगा, इतना था इनिशियल, बचा इतना, तो ये लैम्डा इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव कैसे निकालें, इफेक्टिव लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट कैसे निकालें, दिस इज द सम ऑफ बोथ लैम्डा प्लस λ2, इनका सम होता है, बस पहला ये याद रखना है आपने, इसको उठा के यहां पटक देना, तो n आ जाएगा आपका, n आएगा n0 e⁻⁻1 प्लस λ2 इंटू टी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। कैसे भी याद रखो, लैम्डा इफेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि भाई ये प्रोसेस हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक न्यूक्लियस दो में बदल गया है, उनका हाफ लाइफ दे रखा है T1 T2, तो बताओ उनकी इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या होगी अब, है ना, इफेक्टिव। तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी आपने पढ़ा था, जो हाफ लाइफ होती थी वो होती थी 0.693 ओवर लैम्डा, मतलब कहीं ना कहीं हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, देखो ध्यान से, मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ लिख सकते हो आप क्या बात कर रहे हो यार। तो देखो अगर हाफ लाइफ लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, तो सपोज करो इफेक्टिव लैम्डा ये है, तो इफेक्टिव टाइम निकाल लेंगे हम, टी मान लो उसको, तो लैम्डा की जगह लिखूंगा मैं 1/t, तो यहां लिख दूंगा 1/t इफेक्टिव, λ1 की जगह लिखूंगा λ1, यानी λ1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे T1,
तो यहाँ T1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे T2 आ जाएगा, यानी जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो आएगा T1 प्लस T2 बाई T1 इंटू T2। तो यहाँ से रिवर्स करो तो T आ जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ओवर दोनों का सम। ये आ गया आपका इफेक्टिव, इसको बोलोगे आप इफेक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ, दिस इज इफेक्टिव। ये रिजल्ट पूछा गया बॉस कि भाई एक न्यूक्लियस था साइमल्टेनियसली 2 न्यूक्लियस बना रहा है, तो उनका जो हाफ लाइफ है इंडिविजुअली दे रखा था, तो उसका इफेक्टिव हाफ लाइफ बताओ भाई। ये रहा भाई, निकाल लेना, न्यूमेरिकल आएगा T1 T2 की को पुट कर देना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। ये है सारे कंसेप्ट, इससे बाहर कुछ होता नहीं है। अब इसमें जो भी आपने करना है, जो भी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, वो न्यूमेरिकल पे करनी है। डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो मुझे खुद कराने पड़ेंगे आपको हर कैटेगरी के, तब जाके आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल कि इस लेक्चर को मैं बहुत ज्यादा लेंथी बनाऊं आपके लिए। सो कंसेप्ट सीख ले हमने, हाँ, डीके अल्फा बीटा डीके उनके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसमें कर दिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था यार कि इसी को लास्ट लेक्चर बनाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सारे कवर अप को कवर अप नहीं हो पाएंगे, मतलब हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, बट वो मजा नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। तो खत्म हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से, ठीक है। तो शिद्दत के साथ मेहनत करना। 20 मार्क्स का सवाल है नीट वालों, और जेईई मेंस वालों 12 मार्क्स का सवाल है आपके लिए। 12 मार्क्स है, बहुत ज्यादा होते हैं, 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, समझ गए। सो याद रखना, उसी शिद्दत के साथ नोट्स बनाना, फॉर्मूले तैयार करना अपने, उनको रिवाइज करना, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, और कंसेप्ट भी कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहना, अपना माइंड फ्रेश रखना, एंजॉय भी करना थोड़ा थोड़ा, ठीक है जरूरी होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंटेंट के साथ दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।